जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग में भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको ओमकालेश्वर कैसे पहुँचना है, ओमकालेश्वर में आपको कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए, ओमकालेश्वर में आपको रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, क्या होटल के कॉस्ट रहेंगे, ओमकालेश्वर में हमको किन किन स्थानों पर विजिट करना है, और अंत में यह भी जानेंगे कि ओमकालेश्वर जाने के लिए सबसे अच्छा समय और आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में। एक एक करके मैं सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको ओमकालेश्वर जाने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आएगा। तो बिना विलंब किए दोस्तों प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहली बात, हमको ओमकालेश्वर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, ओमकालेश्वर पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, आप ट्रेन के माध्यम से 2 स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। पहला है आपका इंदौर रेलवे स्टेशन और दूसरा है आपका खंडवा रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यह भी मैं बात बता देता हूँ कि इंदौर किसको आना पड़ेगा और खंडवा किसको आना पड़ेगा। खंडवा रेलवे स्टेशन को वो व्यक्ति आ सकते हैं जो कि महाराष्ट्र साइड से या फिर नागपुर साइड से आ रहे हैं, तो आप खंडवा आ जाइए, वहां से आपको ओमकालेश्वर नजदीक पड़ेगा। वही दूसरे स्टेशन की बात करूं, यानी कि इंदौर की, अगर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं या फिर आप दिल्ली से आ रहे हैं या राजस्थान से आ रहे हैं, तो आपके लिए इंदौर रेलवे स्टेशन नजदीक पड़ेगा और वहां से आप बाय बस के माध्यम से आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेन के माध्यम से आप ओमकालेश्वर पहुंच सकते हैं। आने वाले समय पर आपको ओमकालेश्वर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जिससे आप डायरेक्ट ट्रेन से ओमकालेश्वर जा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वह है आपका बाय बस। इंदौर में आपको जो भी बस फैसिलिटी मिलेगी वह 2 प्रकार से मिलेगी। एक मिलेगी आपको सरकारी बस, दूसरा मिलेगा आपका प्राइवेट बस। इसी तरीके से आपको खंडवा से भी सरकारी बस मिलती है और आपको प्राइवेट बस भी मिलती है। दोनों ही जगह रेट आपको लगभग सेम पड़ेगा, क्योंकि इंदौर से जो ओमकालेश्वर की दूरी है वो 80 किलोमीटर की है, और वही मैं बात करूं खंडवा से तो ओमकालेश्वर तक की वो आपकी 70 किलोमीटर की पड़ती है। या तो फिर आप आ जाइए सरकारी बस से या फिर आप प्राइवेट बस के माध्यम से भी ओमकालेश्वर पहुंच सकते हैं। अगर मैं यहाँ के रेट की बात करूं तो जो आपका गवर्नमेंट बस है वो आपसे 100 रुपये चार्ज करती है ओमकालेश्वर तक का। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में ही आपका एयरपोर्ट है, जो आप इंदौर आकर ओमकालेश्वर बाय बस फिर टैक्सी के माध्यम से आ सकते हैं। कुछ लोग जिनकी फैमिली बड़ी होती है या फिर जो बस में सफर नहीं करना चाहते हो, वह टैक्सी कर लेते हैं, कार बुक कर लेते हैं। कार वाले जो आपका चार्ज लेते हैं वो आपका 3000 से 3500 लेते हैं और वो आपको ओमकालेश्वर ड्रॉप कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये तो बात ही हमको ओमकालेश्वर कैसे पहुंचना था। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि ओमकालेश्वर हम पहुंच चुके हैं और अब हमको रुकना कहाँ है और हमको स्टे बनाना कहाँ है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ओमकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है और एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें आपको एक अलग अलग मंजिल पर नई नई चीजें देखने को मिलेगी। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या दर्शन आपको करना है। दोस्तों, नर्मदा नदी के एक किनारे पर आपका बना हुआ है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां हमको जाना ही है, और दूसरे हिस्से पर बना हुआ है आपका बम्बलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोनों ही ज्योतिर्लिंग महत्व उतना ही है, दोनों ही ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना आपको आवश्यक है। अब बात करते हैं जो हमको होटल में स्टे बनाना है, वह आपको कहाँ बनाना है। दोस्तों, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपको रुकने के लिए 3 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, वह है आपका प्राइवेट होटल। दोस्तों, प्राइवेट होटल आपसे 700-800 रुपये लेते हैं, कुछ होटल वाले 1000 रुपये भी चार्ज करते हैं, तो आप चाहे तो प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, वो है आपका गजानन स्वामी का गेस्ट हाउस। तो यहाँ पर भी आपको रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी और मैं ये रिकमेंड करूँगा गजानन स्वामी के ट्रस्ट में ही रुकिएगा, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। गजानन स्वामी के जो ट्रस्ट के रूम है वह नॉन एसी का 500 रुपये पड़ेगा, और वही अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 800-900 रुपये आपका पड़ता है। तो बेटर यह रहेगा कि आप गजानन स्वामी के ट्रस्ट में ही रुकिए। ट्रस्ट की तरफ से आपको भोजन की भी व्यवस्था होती है, जो कि आपका 35 रुपये थाली पड़ता है और आपको भरपेट खाना दिया जाता है। और लास्ट बात,
यानी कि तीसरे ऑप्शन की बात करें वही है आपका सबसे सस्ता धर्मशाला। दोस्तों धर्मशाला आपको वहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, मंदिर परिसर के आसपास ही आपको ढेर सारी धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। 350 से 400 रुपये एक व्यक्ति का आता है और आप अपना स्टे वहाँ बना सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो बात थी आपको रुकना कहाँ है। अब बात कर लेते हैं हमको वहाँ पर भोजन की क्या व्यवस्था है। दोस्तों एक तो मैंने आपको बता दिया है गजानन स्वामी का जो ट्रस्ट है वहाँ पर आपको 35 रुपये थाली के हिसाब से आपका खाना खा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपका है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर चलता है अन्नपूर्णा प्रसादालय। दोस्तों अन्नपूर्णा प्रसादालय में आप 20 रुपये का टोकन कटाना पड़ेगा और आपको वहाँ पर भरपेट खाना मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अन्नपूर्णा प्रसादालय में भोजन कर सकते हैं। और ये दोनों फैसिलिटी भी अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप तीसरा आपके पास है वहाँ पर प्राइवेट रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमको ओमकालेश्वर दर्शन करने के लिए किन किन चीज़ों का पालन करना है और हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको वहाँ पर गौमुख घाट है और आपको वहाँ पर स्नान करना है तो स्नान कीजिए नर्मदा नदी में। और वहाँ पर ही आपका एक बना हुआ है उसी के बगल से एक झूला पुल। झूला पुल वह है आपका दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे से, यानी कि उस पार जाना है। ये झूला पुल के माध्यम से आप वहाँ ओमकालेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। दूसरा आपको नीचे से वहाँ पर बोट मिल जाएगी, यानी कि नाव मिल जाएगा। 20 रुपये वो चार्ज करते हैं और आपको इस पार से उस पार ले जाएंगे। दोस्तों ओमकालेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद आपको वहां पर लाइन का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सावन के महीने में आ रहे हैं, वही अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, यानी कि जैसे शंकर जी का कोई पर्व नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, तो उस केस में आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। मुश्किल से आधे घंटे में आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। वही अगर आप सावन में आ जाते हैं तो आपको काफ़ी लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 2 से 2.5 घंटे भी लाइन में लग जाए। तो दोस्तों आप लाइन में लगिए, हर हर महादेव का जाप करते हुए मंदिर परिसर से प्रवेश करिए। पहले आपको ज्योतिर्लिंग छूकर दर्शन करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन कोविड के बाद से आपको ज्योतिर्लिंग के निकट नहीं जाने दिया जाता, थोड़ी दूर से ही आपको घुमा दिया जाता है। शिवलिंग की झलक देखेगी तो आप नम मस्तक होइए और हर हर महादेव का नारा लगाइए और मंदिर परिसर से आप बाहर आ जाइए। दोस्तों ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको और भी अभी दर्शन करने हैं इसी मंदिर के कैंपस के अंदर। कहने का मतलब यह है कि ओमकालेश्वर मंदिर बनाया गया है वो 5 माले का बना हुआ है। पहले माले पर है आपके ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जिसका आपने अभी दर्शन किया है। दूसरे माले पर है आपके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन महाकाल के ज्योतिर्लिंग है, वही दूसरे माले पर मिलेगा। तीसरे माले पर आपको मिलेगा सिद्धानाथ ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर उनके दर्शन कीजिए। चौथे माले पर आपको मिलेगा गुप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके भी आप दर्शन कीजिए। और 5वें माले पर आपको मिलेगा धजेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके भी आप दर्शन कीजिए। इन तीनों माले पर दर्शन करने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, बगल से आप सीढ़ी चढ़ते जाइए और 5वें माले तक दर्शन करते जाइए और इसके बाद आप वापस नीचे आ जाइए। सबसे प्रमुख बात करते हैं अब की हमको ओमकालेश्वर परिक्रमा की, भी यहाँ पर कुछ हमने नाम सुना है। दोस्तों ओमकालेश्वर परिक्रमा के लिए आपको कुल 8 किलोमीटर की ये परिक्रमा यात्रा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि ओमकालेश्वर एक छोर से लेकर आप मंदिर के पीछे से होते हुए आएंगे और ओमकालेश्वर मंदिर के उसी छोर पर आकर खड़े होंगे, तो आपको टोटल 8 किलोमीटर की यह यात्रा पड़ेगी। कहा जाता है दोस्तों ये जो परिक्रमा है ओम नाम से बना हुआ है, यानी कि जो रास्ता है ओम की तरह दिखता है। इसी ओम के रास्ते पर आपको चलते चलते 8 किलोमीटर ये यात्रा करनी पड़ेगी और आप अपनी परिक्रमा पूरी कर लेंगे। लगभग 2 घंटे लगते हैं और अब आराम से परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा करने के दौरान आपको वहाँ पर सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। वहीं नर्मदा नदी पर एक डैम बना हुआ है, वह डैम भी आपको देखने को मिलेगा और भी छोटे छोटे दर्शनीय स्थल हैं आपको मिलते जाएंगे। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम नर्मदा नदी के उस छोर पर जो कि आपका बबलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों नर्मदा नदी के इस छोर से आप दूसरे छोर पर जाने के लिए वापस आप झूला पुल का रास्ता ले सकते हैं और गोमुख घाट से कुछ ही दूर पर बना हुआ है आपका बबलेश्वर ज्योतिर्लिंग, वह भी जाकर आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी आपको छूकर दर्शन करने की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए और इसी के पास में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं
वहाँ भी आप दर्शन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वैसे तो एक दिन आपका हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में आप यहाँ ओमकालेश्वर के दर्शन भी कर लेंगे और बबलेश्वर के भी दर्शन कर लेंगे। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, एक दिन आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप एक दिन का स्टे बनाना चाहते हैं, बड़ी दूर से आए हुए हैं और आपको स्टे चाहिए, तो अब एक दिन का स्टे ले लीजिए और दूसरे दिन सारी चीज़ों को घूम सकते हैं। दर्शन करके आप वापस अपनी रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट बात करते हैं कि हमको ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ओमकालेश्वर में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रसादालय है, यानी कि भोजन मिलता है। भोजन की भी सुविधा है आपको। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का ऑटो टैक्सी नहीं लेना है और साथ ही साथ जो आपकी रुकने की व्यवस्था है वो भी आपको सस्ते से सस्ते दाम पर वहाँ हो जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए 1000 पर्याप्त है एक व्यक्ति का यहाँ पर घूमने के लिए। इस यात्रा में मैंने किसी भी तरीके का ट्रेन का टिकट या फिर बस का टिकट नहीं किया है उसको, और या किसी फ्लाइट का भी टिकट को इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों, ये तो था आपका ओमकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग यात्रा का संपूर्ण वर्णन। और आप इससे पहले किसी और वीडियो में खो जाएं, आप हमारे चैनल इंडिया टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। यह प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।